जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों, भारतीय सेना ने सूर्यास्त्र नाम का एक नया लॉन्ग रेंज रॉकेट लॉन्चर खरीदा है। इसके लिए भारतीय सेना ने 293 करोड़ रुपए का समझौता किया है, वो भी निब्बे लिमिटेड के साथ, जो कि एक भारतीय कंपनी है। बता दें कि ये खरीद इमरजेंसी पावर के तहत की गई है। और यहाँ पर अगर सूर्यास्त्र रॉकेट सिस्टम की बात की जाए तो दोस्तों, ये कोई सिंपल यानी कि कोई साधारण रॉकेट नहीं है। ये 150 से 300 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को मार सकता है, एक साथ कई टारगेट्स पर हमला कर सकता है। इसकी सटीकता यानी कि एक्यूरेसी भी काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह कि इस रॉकेट लॉन्चर से 100 किलोमीटर तक के लॉइटिंग म्यूनिशंस भी दागे जा सकते हैं। मतलब दुश्मन पर नजर और सही समय पर हमला ही कर पाएगा। दरअसल दोस्तों, इस सिस्टम को बनाने में इजराइल की एल्बिट सिस्टम की तकनीक इस्तेमाल हुई है और इसका निर्माण भारत में हो रहा है। दरअसल दोस्तों, ये कोई रेजिमेंट बनाने को लेकर बात नहीं हो रही, ये एक इंटरिम सॉल्यूशन है। दरअसल आपको मालूम होगा कि पिछले साल डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने इमरजेंसी खरीद की मंजूरी दी थी। इसके तहत 300 करोड़ तक की खरीद बिना ज्यादा देरी और 6 महीने में डिलीवरी शुरू करने की बात कही गई थी। अब आपके मन में पिनाका को लेकर बात आ रही होगी। दोस्तों, पिनाका 4 भी डीआरडीओ तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 300 किलोमीटर के आसपास होगी, लेकिन इसे आने में कम से कम 5 साल का वक्त लगेगा, जिससे कि भारतीय सेना की रॉकेट ताकत तो कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन इंटरिम सॉल्यूशन फिलहाल के लिए ये देखा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। दोस्तों, भारतीय नौसेना की आने वाली पनडुब्बी का नाम आईएनएस अरिसूदन रखा जाएगा। आईएनएस अरिसूदन भी दोस्तों अरिहंत क्लास की चौथी परमाणु पनडुब्बी होने वाली है, जिसका कोड नेम S4 है। इसे 16 अक्टूबर 2025 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था। दोस्तों, आईएनएस अरिसूदन जो है वो 2027 तक भारतीय नौसेना में शामिल हो जाएगी। इससे भारत की न्यूक्लियर डिफेंस और मजबूत हो जाएगी। दोस्तों, अरिहंत क्लास की पनडुब्बियां K4 मिसाइलों से लैस है, जिनकी रेंज 3500 किलोमीटर से ज्यादा है। यहाँ पर दोस्तों आईएनएस अर्धिमान के अपडेट की बात की जाए तो ये 2026 की शुरुआत में ही नौसेना में शामिल हो जाएगी। और इस पनडुब्बी में ज्यादा ताकतवर न्यूक्लियर रिएक्टर लगाया गया है, ज्यादा मिसाइल क्षमता है और ये ज्यादा स्टेल्थ है। हालांकि दोस्तों, भारत का प्लान आगे का भी है, जो कि न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी कि SSN का है, और इसको प्रोजेक्ट 77 कहा जाता है। प्रोजेक्ट 77 के तहत बनने वाली पहली सबमरीन 2036 से 37 तक भारतीय नौसेना में कमीशन होगी। दोस्तों, आज की बड़ी अपडेट जो है वो चाइना, पाकिस्तान और वेनेजुएला से जुड़ी हुई है। हाल ही में आपने देखा होगा कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन कर दिया और इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। इस दौरान अमेरिका के हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट बिना किसी रोक टोक सीधे उनकी राजधानी कारकस में घुस गए। हालांकि अमेरिका ये काम पहले भी कर चुका है कई और देशों के साथ, लेकिन यहाँ पर वेनेजुएला खास माना जा रहा है। रीजन क्या है कि वेनेजुएला के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स है। अमेरिका इतनी आसानी से इसलिए भी यहाँ घुस गया क्योंकि वेनेजुएला के पास जो मौजूद चीनी एयर डिफेंस सिस्टम है वो फेल हो गए। दरअसल वेनेजुएला ने चाइना से JYL-1 और JY-27 रडार खरीदे थे, और ये रडार दोस्तों एक भी अमेरिकी विमान को डिटेक्ट नहीं कर पाए, जबकि कहा जाता है कि ये 300 से 470 किलोमीटर तक देखने वाले 3D रडार है। ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी पकड़ सकते हैं, वो भी 500 किलोमीटर की रेंज में। इन रडारों को स्टेल्थ हंटर कहा जाता है, लेकिन दोस्तों वास्तविक लड़ाई में ये पूरी तरीके से अंधे हो गए थे। दरअसल अमेरिका ने भी दोस्तों बड़ी चालाकी के साथ यहाँ पर गेम खेला। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, और ये नहीं, अमेरिका का EA-18G ग्राउलर जैसे एयरक्राफ्ट ने एक भारी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग करके रडार सिग्नल पूरी तरह ब्लॉक कर दिए। नतीजा ये हुआ कि रडारों को कुछ दिखाई नहीं और एयर डिफेंस नेटवर्क शुरू में ही खत्म हो गया। इवन दोस्तों वेनेजुएला के पास रशियन S-300 भी है, ये कहा जाता है, वो भी कुछ काम नहीं कर पाया। यानी कि वेनेजुएला की इस हार से रशिया की कम लेकिन चाइना के हथियारों की किरकिरी ज्यादा हो रही है। और दोस्तों, ये सिनेरियो बिल्कुल ऐसी था जैसे ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के चीनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को आसानी से तोड़ दिया था। लाहौर समेत कई रडार साइट्स तबाह कर दी थी। पैटर्न दोस्तों एक ही जैसा था। अब साफ दिखता है कि पाकिस्तान, वेनेजुएला, अफ्रीकी देश, बांग्लादेश, हर जगह असली जंग में चाइनीज रडार और सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सामने फेल हो रहे हैं। इसके बड़े कारण है, पहला है एडवांस इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग। अमेरिका और भारत इसमें काफी आगे हैं। इसके अलावा कम ट्रेनिंग और मेंटेनेंस। चाइनीज सिस्टम का इस्तेमाल करने वाले जो ऑपरेटर है वो ठीक तरीके से तैयार नहीं है, मतलब उन्हें ट्रेनिंग अच्छी तरीके से नहीं दी जाती। बात साफ हो जाती है यहाँ पर, चाइना के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन असली लड़ाई में सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की तरह वेनेजुएला भी चाइना के भरोसे पर पिट गया। पूरा एयर डिफेंस उसका कबाड़ा बन गया। दुनिया अब चाइना के हथियारों को खरीदने से पहले एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 बार सोचेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इसके अलावा तेजस मार्क 2 में एक और बड़ा बदलाव किया जा रहा है। दरअसल तेजस मार्क 2 में अब इंटरनल गन हटाई जा रही है, यानी कि जो गन विमान के अंदर लगी होती है उसे निकाल दिया जाएगा, जिसकी जगह अब पॉडेड गन इस्तेमाल में लाई जाएगी। दोस्तों, अगर पॉडेड गन की बात की जाए तो उसका मतलब होता है कि तोप को एक अलग पॉड में लगाया जाता है, जो कि जरूरत पड़ने पर फाइटर जेट के नीचे लगाई जाती है। अगर मिशन में गन की जरूरत नहीं है तो फिर ये पॉड हटाया भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आज की जंग की बात की जाए तो वो सिर्फ डॉग फाइट तक सीमित नहीं होती, क्योंकि दोस्तों आज के फाइटर जेट्स को चाहिए ज्यादा सेंसर्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स, कूलिंग सिस्टम, मिशन कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम
और यहाँ पर इंटरनल गन हटाने से आप समझिए कि एयरक्राफ्ट के अंदर कीमती जगह खाली हो जाएगी और इस जगह पर नए एवियोनिक्स लगाए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगाया जा सकता है और मल्टीपर्पज इंटरनल सॉल्यूशंस यहाँ पर रखे जा सकते हैं, जैसे कि तेजस मार्क 2 ज़्यादा घातक, स्मार्ट और फ्यूचर रेडी बन जाएगा। गन पॉड के फायदे तो कई हैं दोस्तों, लेकिन जब जरूरत हो तभी लगाओ, ये अब सोचा जा रहा है। गन हटाने से दोस्तों रडार सिग्नेचर भी कम होगा, ड्रैग कम होगा और फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी होगी। और आपने देखा होगा कि आज के कई मॉडर्न फाइटर जेट्स पॉडेड गन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर दोस्तों गन का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से नहीं हट रहा है, सिर्फ अंदर से हटाई जा रही है। बाहर का पॉड तो अवेलेबल रहेगा, जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल होगा। और ये कोई कमजोरी नहीं है तेजस मार्क 2 की दोस्तों इस गन को हटाने से, बल्कि ये एक स्मार्ट डिजाइन है। गन पॉड के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर देगा। इसके अलावा फ्रांस की कंपनी साफ्रान ने यह बात कंफर्म कर दी है कि वो भारत के साथ मिलकर जिस नए इंजन को बनाने जा रहे हैं उसकी ताकत 120 किलोन्यूटन से 140 किलोन्यूटन थ्रस्ट होगी और ये इंजन डीआरडीओ की जीटीआरई और साफ्रान मिलकर तैयार करेंगे भारत के अंदर। अब कॉन्सेप्ट रखा गया है कि 2 इंजन होने चाहिए एएमसी के लिए। पहला 120 किलोन्यूटन वाला इंजन जो कि एएमसी मार्क 2 के लिए होगा, दूसरा 140 किलोन्यूटन का इंजन जो कि एक ज्यादा ताकतवर होगा और ये हैवी वाले एएमसी वेरिएंट के लिए होगा। मतलब भविष्य में एक ब्रीफर एएमसीए जो कि एक ज्यादा घातक फाइटर जेट होगा उसमें 140 किलोमीटर वाला इंजन इस्तेमाल में लाया जाएगा। यहाँ पर 140 केएन वाला इंजन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे हमारे एएमसी फाइटर जेट को ज्यादा रेंज मिलेगी, ज्यादा इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी होगी, बड़ा वेपन बे होगा, ज्यादा पेलोड ले जा सकता है और सुपर क्रूज क्षमता भी होगी। और इस फाइटर जेट में एडवांस सेंसर्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होंगे। मतलब आने वाले 20 से 30 साल एएमसीए को अपडेट किया जा सकता है। हालांकि ये इंजन अभी 6th जनरेशन के लिए फाइनल नहीं है, क्योंकि उसके लिए दोस्तों एडेप्टिव और वेरिएबल साइकिल इंजन चाहिए। लेकिन साफ्रान जीटीआरई का इंजन फ्यूचर में अपग्रेड हो सकता है, मतलब 6th जनरेशन के रास्ते खुल जाएंगे। इंजन प्रोग्राम अगर डील साइन हो जाती है तो 2026 से ही शुरू हो सकता है। पहला कोर रन इसका 2032 तक हो सकता है। मतलब भारत में एक पूरा इंजन इकोसिस्टम तैयार हो जाएगा। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने 15 भैरव बटालियन खड़ी कर दी है। इनमें 1 लाख ड्रोन ट्रेंड सैनिक है। ये सेना की सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन मानी जा रही है। भैरव बटालियन दोस्तों पैरा एसएफ और इन्फेंट्री के बीच की ताकत है। हर जवान ड्रोन ऑपरेशन में ट्रेन है, डीप स्ट्राइक करने की क्षमता रखते हैं, फास्ट ऑफेंसिव ऑपरेशन कर सकते हैं। इन यूनिट्स में दोस्तों लोकल एरिया के जवान जिन्हें लोकल टेरेन की पूरी जानकारी होती है और इससे बॉर्डर और माउंटेन वॉरफेयर में बड़ा फायदा मिलेगा। पिनाका और एडीएजेस के बाद अब अर्मीनिया भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेने में दिलचस्पी दिखा रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है दोस्तों मई में हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें कि भारत ने इसके जरिए पाकिस्तान के एयरबेस खत्म किए, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म किए, यानी कि बहुत कम समय में ज्यादा तबाही मचा दी। इसीलिए ब्रह्मोस अब कागज पर नहीं बल्कि कॉम्बैट प्रूवन वेपन बन गया है। अर्मीनिया को ब्रह्मोस इसलिए भी चाहिए क्योंकि लगातार सुरक्षा खतरे उसके सामने आ रहे हैं। रीजनल सिचुएशन जो है वो कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, उसके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। ऐसे में ब्रह्मोस आ जाने से वो दूर तक हमला कर सकते हैं, दुश्मनों को एयरबेस कमांड सेंटर्स को खत्म कर सकते हैं और बिना बड़ी सेना उतारे दुश्मन पर प्रेशर बना सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मोस एक डेटरेंस वेपन बन चुका है। और आप देखिए आज की डेट में कई छोटे और जो मिड साइज वाले देश हैं उनकी भी सोच बदल रही है। उनका फोकस अब क्वांटिटी पर नहीं है, क्वालिटी, प्रिसीजन और सर्वाइबिलिटी पर है। ऐसे में कॉम्बैट प्रूवन वेपन जो है वो भरोसेमंद माने जाते हैं। चाइना को देखकर तो लोग वैसे ही चिढ़े पड़े। अब भारत के लिए दोस्तों इसका काफ़ी बड़ा महत्व रहेगा, क्योंकि ब्रह्मोस की इंटरनेशनल डिमांड बढ़ रही है। भारत हाई एंड वेपन एक्सपोर्टर बन रहा है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भारत की मजबूत हो रही है, मतलब रशिया को भी भारत फायदा दे रहा है। दोस्तों भारत की नई स्टार्टअप कंपनी लैट एरोस्पेस ने एक खास एयरक्राफ्ट का सफल टेस्ट कर दिया। हालांकि एयरक्राफ्ट टेस्ट के दौरान क्रैश तो हो गया, लेकिन दोस्तों इसने जो अपना टारगेट था वो अचीव कर लिया। इस एयरक्राफ्ट का नाम है लैट 1V0.1, जो कि फुली इलेक्ट्रिक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है। इस एयरक्राफ्ट ने दोस्तों अल्ट्रा शॉर्ट टेक ऑफ यानी कि बहुत ही कम दूरी से उड़ान भरकर सबको हैरान कर दिया। मतलब पार्किंग जैसी छोटी जगह से या फिर छोटे एयर स्टॉप से उड़ाया जा सकता है। दरअसल लैट एरोस्पेस का मानना है कि वो छोटे शहरों को आपस में जोड़ना चाहता है, सस्ता और जल्दी हवाई सफर मुहैया कराना चाहता है, क्योंकि हर जगह एयरपोर्ट की जरूरत नहीं होती। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट पर काम किया जा रहा है कि एयरक्राफ्ट हाई लिफ्ट डिजाइन और एडवांस टेक्नोलॉजी पर बना है। टेस्ट के दौरान दोस्तों एयरक्राफ्ट ने, जैसे मैंने कहा, कि पूरी सफलतापूर्वक उड़ान भरी और इसका अल्ट्रा शॉर्ट टेक ऑफ गोल पूरा हुआ। लेकिन जब ये क्रैश हुआ तो ये क्रैश पहले से अनुमानित था कि भैया इसने क्रैश होना ही है। हालांकि कंपनी ने कहा कि सिमुलेशन में कुछ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सामने आई थी। कंपनी का मानना है कि टेस्ट का मकसद टेक ऑफ देखना था, वो भी पूरी तरह सफल रहा। तो फिलहाल ये थे टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है आपको किसी सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।